वो बीजेपी को डैमेज करके ही खुश रहेंगे और लोकसभा चुनाव के में अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए तब उनकी बार्गेनिंग होगी कि वो किसके साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े या कांग्रेस के साथ जुड़े या अपनी खिचड़ी अलग बनाएं, अपनी खिचड़ी अलग बनाकर फिर बीजेपी को डैमेज करें। तो अब उनकी जो पूरी जो आगे की पॉलिटिक्स रहेगी इसके आधार पर है कि हमारे पास कितने % वोट मिले, सीट 10 मिले या 5 मिलती या 20 मिलती, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। उनको कितना वोटिंग परसेंटेज है, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में कितने कितने वोट लाए हैं, कितनी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने बीजेपी को पराजित किया है, कितने विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम है उसको उन्होंने प्रभावित किए हैं। ये सब अलग अलग जो विश्लेषण है यह उनके लिए ज्यादा मायने रखता है, सीटों की हार जीत मायने नहीं रखती। जी, दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता जी, सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्षेत्रीय पार्टियां राज्य के चुनाव पे ज्यादा हावी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के मामले पर केंद्र में घिरी हुई है सरकार, खासकर कांग्रेस की अगर बात की जाए, और उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर परचम लहरा रही है। जनता के पास क्या कोई विकल्प नहीं बचाया? नहीं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के चुनाव का नतीजा भ्रष्टाचार के विरोध में है, महंगाई के विरोध में है, और उसके साथ साथ जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय सरकार की रही है उसके विरोध में स्पष्ट मैंडेट है ये। और इस मैंडेट को मैं एक और चुनाव के नतीजे के साथ जोड़ता हूँ। ये दिल्ली एमसीडी में जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, और उस पे दोनों सीटें भाजपा जीती हैं, जो दोनों सीटें कांग्रेस की गढ़ में सीटें हैं और कांग्रेस की रही है। तो वहां पे दोनों उपचुनाव में बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है। तो सीधा सीधा इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त होगी, उसका सुपड़ा साफ होगा। हाँ, ये जरूर है कि लोकल लेवल पे जो भ्रष्टाचार था कर्नाटक में वो इतना ज्यादा था कि जनता एक तरह से मतलब कि हताश हो चुके थे। तो उन्हें एक विकल्प चाहिए था, और विकल्प में सबसे मजबूत विकल्प कांग्रेस की थी, तो इसलिए कांग्रेस के लिए स्पष्ट बहुमत मिला है। अब ये देखना होगा कि 2014 के चुनाव में और 2013 के जितने सारे असेंबली इलेक्शन हैं वहां पे भ्रष्टाचार कितना हावी होता है। और जश्न तो बेशक कांग्रेस के लिए है कर्नाटका में, पर मैं समझता हूं कि इस जश्न में ना बह जाए कांग्रेस, क्योंकि केंद्रीय सरकार की जो भ्रष्टाचार है वो भी जनता के नस नस में है। और 2014 में इस तरह का जश्न कांग्रेस मना सकती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जी, अजय कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, सवाल मेरा फिर भी वही है, जनता के पास विकल्प ज्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर बात करें कि राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई है, येदियुरप्पा और कई मंत्रियों को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी है, कांग्रेस के आगे के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के केंद्र में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, ये भी सब जानते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो कर्नाटक का जनादेश है, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि टीना फैक्टर से काफी इफेक्टेड है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर जनता भाजपा से नाखुश थी तो उसके पास एक विकल्प नहीं था। जो रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल छत्रप थे, वो एक विकल्प वहां नहीं बन पाए, और मजबूरन एक नेशनलिस्ट पार्टी को कांग्रेस, वहां पे देखिए कर्नाटक का चुनाव इस मायने में भी अभूतपूर्व है कि वहां पे 2 क्षेत्रीय दल, जेडीएस और दूसरा आपका येदियुरप्पा की पार्टी, और 2 नेशनल पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव मैदान में थी। जो रिजल्ट के नतीजे आ रहे हैं वो साफ ये ट्रेंड बता रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व और क्षेत्रीय छत्रप का वर्चस्व वो घट रहा है भारतीय राजनीति में, और यह 2014 के लिए काफी मायने रखता है। जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश अखिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खुद लालकृष्ण आडवाणी गए थे जब प्रचार के लिए, उन्होंने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल जो भी मंत्री लिप्त होगा उसे दूर कर देंगे, और एक साफ छवि बीजेपी के यहाँ पर उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी को उसका फायदा नहीं मिल पाया। देखिए, कर्नाटक में जो भी अभी जो रिजल्ट परिणाम के जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार के मसले पर ही बीजेपी को वहाँ पर हार देखने को मिल रही है। और जिस तरह से बीजेपी के भीतर तमाम तरह के फ्रैक्शंस काम कर रहे थे, जिस तरह से येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी के भीतर तमाम तरह के खेल चल रहे थे, वही खेल जो है बीजेपी को वहां पर खत्म कर दिया, और कुल मिलाकर इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखिए इसमें एक आ रहा है कि बीजेपी को मात देकर जेडीएस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो एक तरह से बीजेपी के भविष्य के लिए एक बड़ा जो है खतरे का संकेत दिखाई पड़ रहा है। वो
जी बिल्कुल, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो किसका होगा कर्नाटक, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं और जिस तरह से सुबह 8 बजे से ही रुझान आने लगे हैं और रुझान में पलड़ा कांग्रेस का भारी चल रहा है। 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है कांग्रेस, 108 पर पहुंच गई है। बीजेपी 41 सीटों पर। रुझान है ये अभी जो सामने है आपकी तस्वीर। जेडीएस 47 पर है, बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है जेडीएस ने, और केजेपी येदियुरप्पा की पार्टी 10 सीटों पर है। अदर्स 12 सीटों पर अपना दबदबा दिखा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, किसी से उसे मदद भी लेनी पड़ती है, ठीक है, कांग्रेस एक साफ सुथरी छवि यहां पर दिखा पाएगी? क्योंकि केंद्र में जिस तरह की उसकी हालत है उस पर यकीन करना थोड़ा संदेह लगता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा यह मानना है कि भारतीय राजनीति में करप्शन मुद्दा नहीं है। अगर करप्शन मुद्दा होता तो शायद कांग्रेस की सरकार यहाँ पे नहीं बन पाती, क्योंकि जो राज्य में भाजपा ने करप्शन या भ्रष्टाचार में जो उसकी संलिप्तता रही है, उससे कम संलिप्तता केंद्र में कांग्रेस की नहीं है। और आज का जो दिन है, बुध सुपर वेडनेसडे अगर इसको कहा जाए, कि सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, आज यह भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कोलगेट स्कैम में कांग्रेस को और प्रधानमंत्री को पे क्या सख्त टिप्पणी करती है। तो ये भी दो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक तरफ पब्लिक कोर्ट, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, कांग्रेस, सब सी चल रहा है। तो इसको मैं सी फैक्टर भी कहना चाहूंगा कि तुम्हारी कमीज ज्यादा सफेद या मेरे कमीज ज्यादा सफेद है। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियां बराबर लिप्त हैं, लेकिन जनता करे तो क्या करे। सवाल जनता के पास है कि उसके पास इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना है। जैसा कि रिजल्ट बता रहे हैं कि रीजनल पार्टी कोई वहां पे विकल्प दे नहीं पाए। और अगर कांग्रेस के जो नतीजे हैं उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये राहुल गांधी के कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला चुनाव है जहां पे उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, पहले ही एक कॉन्फिडेंट विकेट पे वो थे, क्योंकि नगर निगम के चुनावों में, अर्बन बॉडीज के चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली थी। तो राहुल गांधी ने वहां एग्रेसिव कैंपेन की है, जिसका अब एक मोरल बूस्टर के तौर पर कांग्रेस इस्तेमाल करेगी अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनावी बैटल में तैयार होने के लिए। और जो मोदी जी का मैजिक था, यहाँ पे यह भी बात महत्वपूर्ण है, जो मोदी जी को लेकर के भाजपा या खुद मोदी जी बहुत प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे, उन्होंने अपने को कर्नाटक से दूर रखा है। ठीक वैसा ही जैसे गुजरात से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने को दूर रखा था। तो ये नतीजे कमोवेश उसी लाइन पे हैं जो एक्सपेक्टेड थे। और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पे क्या होता है। फिलहाल कांग्रेस को बड़ी राहत कर्नाटक से आ रही है। ये जो साउदर्न विंड है वो शायद अब बारिश भी लेकर कांग्रेस को लेकर आए, और वो 2014 में वोट में तब्दील होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प। जी बिल्कुल। और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता रवि दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एग्जिट पोल के नतीजे आए थे तभी कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे थे, अब तो रुझान भी कांग्रेस के तरफ ही आते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल शिवानी, यहाँ पर जैसे ही खबर आई कि कांग्रेस जो है एक मेजॉरिटी तरफ बढ़ रही है कर्नाटका में, तो यहाँ पर जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े, इसके अलावा पटाखे फोड़े गए और जो लोकल कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उन्होंने जश्न मनाया। इसके अलावा जो बाहर से आए हुए कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जश्न मनाया। हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो मेंबर हैं एआईसीसी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, मोहम्मद सलीम, मध्य प्रदेश से आते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जीत कांग्रेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सलीम साहब, ये जीत कांग्रेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये जीत कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश के लोग आशा भरी निगाहों से राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे थे कि उनके नेतृत्व में क्या होता है। और जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के अंदर जिस तरह से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, उससे पूरा उसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है। साथ ही ये जीत कर्नाटक की जीत ही नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी बड़ी। साहब, कर्नाटक में
करप्शन मुद्दा था, करप्शन पे बीजेपी गवर्नमेंट गई है, तो लगता नहीं आपको नुकसान इसका केंद्र में भी होगा? केंद्र में इतने आरोप लगे हैं सरकार पर। करप्शन का मुद्दे का लोगों ने सिरे से नकार दिया है और उन्होंने आदरणीय राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ही। जी, तो देखिए शिवानी, साफ तौर पर साफ करना है जो कांग्रेस के मेंबर हैं, यहाँ पे एआईसीसी मेंबर हैं, कि ये राहुल जी की जीत है और करप्शन का मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल, और ये भी एक बड़ा सवाल है, ये बीजेपी की हार है या कांग्रेस की जीत है? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। किसका होगा कर्नाटक? रुझान आने शुरू हो चुके हैं और रुझान अब नतीजों में ही तब्दील होने वाले हैं। 8 बजे से मतगणना का काम चल रहा है और यहां पर बीजेपी काफी पीछे चली गई है। उम्मीद थी बीजेपी को कि 80 सीटों पे कम से कम वो कब्जा जमा लेगी, लेकिन नतीजे में तब्दील होंगे ये रुझान वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जो तस्वीर है 106 पर कांग्रेस बता रही है और बीजेपी 40 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और जेडीएस यहां पर बीजेपी को भी पीछे छोड़ गई है, 48 सीटों पर पहुंच गई है। केजेपी येदियुरप्पा की पार्टी बीजेपी से अलग हुए येदियुरप्पा 7% के करीब अनुमान लगाया जा रहा था कि ये वोटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं और उसी का ये नतीजा दिखाई दे रहा है कि 11 सीटों पर केजेपी ने अपना दबदबा बनाया है और अदर्स यहां पर 14 सीट्स के साथ हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये कि इसे हम बीजेपी की हार माने या कांग्रेस की जीत? बीजेपी की निश्चित तौर पर यह हार है और ये ऐतिहासिक हार है कि सवाल एक राज्य को गंवाने का नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक के माध्यम से पहली बार दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाई थी, तो ये ऐतिहासिक अवसर है कि जब बीजेपी को साउथ इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वापस नॉर्थ की तरफ आना पड़ेगा। और नॉर्थ की क्या स्थिति है वो आपको पहले मालूम है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी वहां पे अब वो जनाधार नहीं रखती जिसके लिए कभी वो उत्तर प्रदेश में जीती जाती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, कांग्रेस के लिए भी ये विक्ट्री कोई थंपिंग विक्ट्री नहीं है, ये एक सिंपल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। जबकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा है जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, सबसे सेफेस्ट प्लेस कर्नाटक को समझती थी, इसलिए वहां से जाके ये लोग चुनाव लड़ा करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि 1 दशक के बाद कांग्रेस पुनः कर्नाटक के सत्ता में वापसी कर रही है। जी दत्ता जी, जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आपने सुना, उनका ये कहना है कि राहुल फैक्टर यहां पर काम आया है। श्री राहुल गांधी जी यहां पर पहुंचे हुए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया है ये उसका असर है। बीजेपी जिस तरह से पीछे खिसकी है उसका असर कांग्रेस पे दिखाई दे रहा है या सच में राहुल का यहां पर असर हुआ है? मैं तो थोड़ा अचंभित और हैरान हो जाता हूं कांग्रेस पार्टी की बयानों से। जब चुनाव हारते हैं तो राहुल फैक्टर नहीं है, राहुल गांधी जी का वो नहीं है, मतलब कि लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं है। जब चुनाव जीतते हैं तो राहुल जी की नेतृत्व के चलते चुनाव जीतते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि चुनाव अगर हारे तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी उनके युवराज पे होना चाहिए और जब चुनाव जीतते हैं उसकी भी मतलब कि श्रेय युवराज पे जाना चाहिए। इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है क्योंकि यूपी के चुनाव में भी राहुल जी बहुत बड़े पैमाने पे पूरा मॉडस ऑपरेंडी को अपने हाथ में लिए थे। पंजाब के चुनाव में भी उन्होंने बहुत कोशिश किया था, पर पंजाब में जब हार हुई तो राहुल जी की हार नहीं थी। यूपी में जब हार हुई तो राहुल जी की हार नहीं हुई। बिहार में जब हार हुई तो वहां के प्रदेश कमेटी पे पूरा सुपड़ा फोड़ा गया, मतलब कि राहुल जी की हार नहीं थी। तो कम से कम एक राय लेके तो कांग्रेस चले। गुजरात में कुछ ये देखने को मिला, गुजरात में तो गए ही नहीं राहुल जी। तो सवाल ये है कि एक यूनिनिमस अगर राय लेके चले तो अच्छा लगता है, ये मतलब दोगला नीति सही नहीं लगता है। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण चीज पे आना चाहूंगा कि आज के डेट में हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है और उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। गोवा की कांग्रेस की सरकार गई थी माइनिंग स्कैम के लिए, भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था वहां पे। वसुंधरा राजे की सरकार गई थी एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के चलते और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। मायावती की सरकार गई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे और सपा
हालांकि लोग जानते हैं कि सपा का भी क्या टेन्योर रहा है, पर क्योंकि विकल्प नहीं था तो इसलिए लोग मजबूरी में सपा को चुने। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पे करप्शन, डेवलपमेंटल इशू, बेरोजगारी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हो चुके हैं हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए। और मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी तभी किसी सरकार के विरोध में होता है जब वो नॉन परफॉर्मिंग होता है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार इसलिए गई क्योंकि भ्रष्टाचार में एक तरह से डूबी हुई थी, और लोगों को जब दोनों भ्रष्टाचार की चीजों को जब इक्वेट करना पड़ा तो लोगों को लगा कि स्थानीय भ्रष्टाचार जो है वह कई गुना ज्यादा है केंद्रीय भ्रष्टाचार से, और केंद्रीय भ्रष्टाचार को एक चुनौती देने के लिए 2014 का मौका है कर्नाटक के जनता के पास। उनको लगा कि पहले स्थानीय लेवल पे क्लीनिंग हो, स्थानीय सरकार जो बिल्कुल एंटी पीपल सरकार हो चुकी थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसको तो पहले दूर किया जाए और उसके बाद 2014 में तय करेंगे कि किसको चुनना है। तो कहीं ना कहीं पे मतलब कि महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना है, और युवा पीढ़ी खास करके इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा आक्रामक है और बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। और ये हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है ये एक यंग डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे यंग जनरेशन के लोग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आज के डेट में निभाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है यंग जनरेशन का। और यंग जनरेशन के लिए बेशक ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तरफ कुआं, एक खाइए, एक जगह तो आपको कहीं ना कहीं गिरना ही होगा। राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आम चुनाव में बीजेपी कर्नाटक की तरह तीसरे नंबर पर ही रहेगी। सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो स्थिति भाजपा की कर्नाटका में हो रही है वो तो जनता के सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जब चुनाव होंगे, जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, सुना आपने, कपिल सिब्बल कह रहे हैं आम चुनाव में बीजेपी कर्नाटक की तरह तीसरे नंबर पर ही रहेगी, और राजनीति के जानकार तो ये भी मानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि कब होने जा रहे हैं आम चुनाव। देखिए, चुनाव के जो भी है, चुनाव का तो एक अलग जो है उसकी रणनीति होती है, उसकी पॉलिसी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कपिल सिब्बल साहब जो बोल रहे हैं उनके इशारा की तरफ समझिए कि बीजेपी की स्थिति तीसरे नंबर पर होगी। जाहिर सी बात है कि वो एक नई कहानी दिखाते पड़ रहे हैं, एक सिंबॉलिक चीज़ बोल रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट या मोर्चा की एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। खैर एनीवे, वो तो मैंने चुनाव की जो आगे के चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो गणित होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, देखिए कि हमारे साथी जो अजय जी बोल रहे थे कि जो कर्नाटक की जो स्थिति हुई है उसमें जेडीएस जो जिस तरह से दूसरे नंबर पर वहाँ पर पहुँची है, तो एक ओरिजिनल पार्टी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, और जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी एक बीजेपी को लेकर वहाँ पर बीजेपी को जिस तरह से उसने एक नीचे किया है, बीजेपी को से आगे बढ़ गई है, वो तो एक बड़ा एक नई कहानी वहाँ पर दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, येदियुरप्पा की पार्टी और बीजेपी को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 55-56 सीटों का रुझान ये दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि येदियुरप्पा ने वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी डैमेज किया है, और इस डैमेज का लाभ जो है कांग्रेस को वहाँ मिला है। और ये जो लाभ मिला है कांग्रेस को, इसका देखिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी आगामी लोकसभा चुनाव में भी। क्या कांग्रेस इसको मेंटेन कर पाएगी? यह एक बहुत बड़ा एक सवाल कांग्रेस के लिए। आपस में ही ये जो है उनको इस पर रणनीति बनाने के लिए सोचना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल। उपेंद्र जी, कांग्रेस को ज्यादा कसरत नहीं करनी पड़ी कर्नाटक के मामले में, बैठे बिठाए काफी कुछ मिल गया। हाँ, कांग्रेस को तो जो मिलना था मिल गया, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए कुछ चेतावनी भी छिपी हुई है। वह चेतावनी ये है कि अगर येदियुरप्पा फिर से बीजेपी के साथ हो जाते हैं, दोनों का वोट परसेंटेज आप मिला लीजिए तो हमें लगता है दोनों का वोट परसेंटेज पिछली बार जो मिला था बीजेपी को उससे कम नहीं है, और वो अगर वो मिल जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए लोकसभा के चुनाव में इतना बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि येदियुरप्पा के निजी रिश्ते नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को केंद्रीय भूमिका में लाया जाता है तो ये येदियुरप्पा को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए परसुएट कर सकते हैं। और जैसा कि प्रेमचंद की एक कहानी है कि उसने उसको बर्बाद कर दिया, उसने उसको बर्बाद कर दिया, फिर दोनों फकीर होकर इकट्ठे होकर के दोनों गाना गा रहे हैं। तो ये इन्होंने बीजेपी को उनका अपना ये दिखला दिया कि हमारे अगर हमें इग्नोर करोगे
तो तुम कर्नाटक में नहीं टिक सकोगे। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि येदियुरप्पा की अगली राजनीति क्या होती है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है, तो अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 37 सीटों में इनका कैंपेन हुआ नरेंद्र मोदी का, जिसमें 21 पर हारे हैं, यानी हारने की ओर बढ़ रही है बीजेपी, और 16 में जीतने की ओर। तो ये करीब 40% हो जाता है। मतलब जितना इन्होंने भाषण दिया उसमें 40% पर बीजेपी जीत रही है, जबकि ओवरऑल जो आप देखिए 18 सीट पर बीजेपी जीत रही है, 18% पर। यानी अगर 223 को लें तो 19% इसका जो सक्सेस रेट है 19%, और जहां मोदी ने प्रचार किया वहां सक्सेस रेट है करीब 40 से 42%। इसका मतलब है कि मोदी के कारण बीजेपी को फायदा हुआ। तो इसमें है कि मोदी की, बीजेपी की ये रणनीतिक भूल थी कि मोदी से ज्यादा उन्होंने प्रचार नहीं करवाया। अगर ज्यादा प्रचार करवाते तो बीजेपी की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। ये हमें अभी के रुझानों से ऐसा लग रहा है। जी, इस पे एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के स्थानीय इकाई जो है प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी को चाहते नहीं थे। बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड था उनके लिए, पर हाँ, नरेंद्र मोदी खुद तैयार नहीं थे। तो ये भी और इसीलिए 2 जगह पे ही केवल वो गए, बेंगलोर पे गए और मैंगलोर पे गए, और वो भी बहुत गुहार लगाने के बाद। तो मैं समझता हूं कि वहां के स्थानीय जो इकाई है, प्रदेश की जो यूनिट है, वो तो चाहते थे नरेंद्र मोदी को, पर नरेंद्र मोदी खुद तैयार नहीं थे कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक की छवि प्रदेश सरकार की इतनी बुरी हो चुकी थी। तो किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उसका कहीं ना कहीं पे आरोप, उस डिफीट की आरोप नरेंद्र मोदी पे भी जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि मोदी ने अपनी जो ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि हमारे जाने के बाद भी बीजेपी को फायदा नहीं होगा और बीजेपी हारेगी, नाम हमारा डूबेगा। ऐसा अगर उनका सोच रहा हो तो हमें लग रहा है कि ये उनका सोच गलत था। उन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। बीजेपी की क्या हालत होने वाली थी ये तो शायद एग्जिट पोल पहले ही बता चुका था, और उसके बाद जिस तरह से प्रहार किया गया था, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर प्रहार किया गया था, और ये कहा गया था कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा, और कांग्रेस अपने वादों पर कितनी खरी उतरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रुझान जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक चल रही है, काफी आगे निकल चुकी है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता रवि दुबे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि बहुमत के करीब पहुंच गई है कांग्रेस? जी शिवानी, बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच रही कांग्रेस, और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन यहाँ पे यही बता दूं आपको शिवानी की कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसकी नजर रहेगी एक दूसरे बड़े फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट से आना है। आज कोलगेट पर एक फैसला तो आ गया है जो जनता की तरफ से आया है, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। तो ये खुशी मुझे लगता नहीं कि बहुत देर तक चल पाएगी शिवानी। जी बिल्कुल रवि, सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं कि आज क्या कुछ होता है कोर्ट में, और साथ ही साथ नजर फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2013 पर टिकी हुई है। कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच चुकी है और एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मुहर लगती दिख रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस यहां पर अगर सत्ता में आती है तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, अन्य से कितनी मदद ली जा सकती है, क्या केजेपी की रणनीति रहेगी आगे, ये भी देखने वाली बात होगी। केजेपी ने लेकिन बीजेपी का गणित जरूर यहां पर बिगाड़ दिया है। येदियुरप्पा जिस तरह से पार्टी से नाराज हुए, अपनी अलग पार्टी बनाई, आकलन जो लगाया गया, जो अनुमान लगाया गया 7% नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये नुकसान का प्रतिशत शायद उससे कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, सवाल आपसे ये कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, माथापच्ची तो अभी इस बात को लेकर भी करनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि उसकी लाइन भी लंबी होती जा रही है। इसमें बहुत उम्मीदवार हैं। एक तो एस एम कृष्णा जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक उम्मीदवार वो हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सोनिया गांधी उनको पसंद करेगी। विदेश मंत्री के रूप में उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। विदेश मंत्री के रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं उनसे जुड़ी जिनसे कांग्रेस को फजियत का सामना करना पड़ा। दूसरे हैं वीरप्पा मोइली, वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्र सरकार में हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हमें वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक संभावित
व्यक्ति हैं वीरप्पा मोइली, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो बहुत ज़्यादा वहाँ केंद्रीय भूमिका में नहीं रहे। फिर एक स्थानीय नेता हैं सिद्धारमैया, फिर वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये जो 4-5 लोग हैं उसमें हमें लग रहा है कि कृष्णा को नहीं, वीरप्पा मोइली भी हमें लगता है रूल्ड आउट हैं। ये 3 जो हैं, खड़गे, उसके अध्यक्ष, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सिद्धारमैया, इन तीनों में से किसी एक को, या हो सकता है कोई और सरप्राइज अगर राहुल गांधी को लगे कि किसी हमें यंग ब्लड को लाना हो, तो हो सकता है राहुल गांधी किसी यंग युवा चेहरे को ले आएं और उनको मुख्यमंत्री बना दें। ये सारी संभावनाएं जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं या हो रहे हैं, लेकिन सबको देखा जा रहा है आम चुनाव से जोड़कर। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी पर जिस तरह से कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने लगी है कि कर्नाटक की तरह तीसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन कांग्रेस को एक तरह से देखा जाए तो यह अभयदान मिल गया है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले से घिरी हुई है कांग्रेस, उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन फायदा जरूर मिला है क्योंकि बीजेपी यहाँ पे डैमेज हुई थी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। Let us wait for the final results. The party will give a comprehensive response. Even as an individual, I will also give a comprehensive response after the results are totally announced. वेंकैया जी, आपको नहीं लगता कि एकमात्र जो मजबूत आपका गढ़ था वो इन फाइटिंग की वजह से उसको गंवाना पड़ा है? आपको नहीं लगता इन फाइटिंग एक बड़ी वजह रही? तो सुना आपने वेंकैया नायडू, हालांकि इस बात पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि एकमात्र जो बीजेपी में कमल खिला था वो भी अब मुरझा गया है। हालांकि उनका ये कहना है कि मंथन जरूर किया जाएगा, कमी कहां पर रही है ये भी देखा जाएगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा। जी अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बता रहे थे। नहीं, आप जो सवाल पूछ रही थी कि भाजपा के दृष्टिकोण से ये नतीजे, कर्नाटक के नतीजे क्या कहते हैं। देखिए, जो अगर एग्जिट पोल भी देखें तो उसमें यह हर जगह आया था कि कांग्रेस निसंदेह नंबर 1 पार्टी बनेगी और 110-112 सीटों का आकलन किया गया था, लेकिन भाजपा को भी 80 सीट दिए गए थे इन एग्जिट पोलों में, और वहां पर भाजपा का तीसरे नंबर पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यह सवाल हार का नहीं है, आप तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, यह सवाल इसका है। जहां तक उपेंद्र जी बात कर रहे थे कि मोदी फैक्टर और मोदी का जादू, अगर मोदी जी ने अपने को दूर रखा कर्नाटक से, यह जानते हुए कि वह सक्षम है या यह जानते हुए कि वह सक्षम है, तो फिर एक सवाल उठता है मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर। एलाइज उनको मानने को तैयार नहीं है और कर्नाटक से दूर रख करके मोदी ने कहीं ना कहीं इस सवाल को एक बार फिर हवा में फेंक दिया है कि क्या गुजरात से बाहर नरेंद्र मोदी जी का जादू चलेगा। यह सवाल भाजपा को सोचना पड़ेगा, एलाइज उनके साथ नहीं है। कांग्रेस के लिए स्वाभाविक तौर पर ये नतीजे ऑक्सीजन का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चारों तरफ पर प्रहार झेल रही थी, अपने एलाइज से वो प्रहार झेल रही थी, और जैसा कि आपके संवाददाता कह भी रहे हैं कि एक और महत्वपूर्ण फैसला, पीपल्स कोर्ट का फैसला तो आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोलगेट पर, सीबीआई पर आना बाकी है, और कांग्रेस इस जीत के सहारे उन सवालों को ढकने का प्रयास करेगी, लेकिन जनता की पैनी नजर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे 2 स्टैंड नहीं हो सकते कि कर्नाटक में तो आप भ्रष्टाचार पे दोषियों को सजा की मांग करें और केंद्र में आप उनको बचाते नजर आए। जी अखिलेश अखिल जी भी हमारे साथ हैं और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उन्होंने अभी इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो कांग्रेस भी आज पसुपेश की स्थिति में होगी कि कोलगेट के मुद्दे पर आने वाले फैसले को लेकर वो चिंतन करे, मंथन करे, या कर्नाटक में जिस तरह से उसकी बढ़त मिली है उस पर खुशी जाहिर करे। आगे भी इस पर चर्चा होगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। और आज कर्नाटक के लिए खास दिन है क्योंकि यहाँ पे मतगणना का काम चल रहा है। रुझान आने के बाद अब सबका इंतजार है कि कब ये नतीजों में तब्दील होंगे, और कांग्रेस जिस तरह से सबसे आगे चल रही है, बाकी पार्टियों को इसने पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय पार्टी तो पीछे है ही, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी भी काफी पीछे हो गई है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि 80 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी, लेकिन 43 पर ही यहाँ पर सिमटती नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2013 के रुझानों की ये तस्वीर है। 112 पर पहुंच गई है कांग्रेस, 43 बीजेपी के खाते में है। जेडीएस के पास 43 बराबरी का
कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। केजीपी 11 पर है और अदर्स 12 पर बने हुए हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, सवाल आपसे, अगर मान लिया जाए कांग्रेस की सरकार बन जाती है किसी भी तरह की गठजोड़ गुणा गणित लगाकर, क्या हम माने 5 साल तक एक ही मुख्यमंत्री के राज में ये शासन चल पाएगा? क्या साफ सुथरी एक सरकार हमें मिल पाएगी 5 साल तक के लिए कर्नाटक में? कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो सरकार तो बेहतर ही देती है, लेकिन कुल मिलाकर आपका ये जो सवाल है कि वो एक ही मुख्यमंत्री रह पाएगा, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की बात अभी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस के लिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनको क्या कैसे परिणाम लाने हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए हमारे साथी लोग जो पैनल पर बैठे हुए हैं, अभी भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में एक बात बता दें कि भ्रष्टाचार का मसला कर्नाटक में भी था और उस भ्रष्टाचार का कितना असर कांग्रेस पर पड़ा, कितना असर बीजेपी पर पड़ा, यह जो है ना ये चुनाव परिणाम के बाद देखने होंगे। क्योंकि बीजेपी अभी कतई यह मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार के मसले पर वो उनकी पार्टी जो है डैमेज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो चुनाव हो रहे हैं 224 जो कैंडिडेट जिनके परिणाम आने हैं, उनमें आपको बता दें कि करीब 125 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों पार्टी के, जो तीनों मेजर पार्टी वहां पर कर रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इन लोगों पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। किसी पर हत्या के आरोप है, किसी पर हत्या करने के आरोप हैं। इस तरह से कई तरह के गंभीर आरोप उन लोगों पर लगे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा गंभीर भ्रष्टाचार का मसला है। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मसले को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, कांग्रेस का अपना दलील है, बीजेपी का अपना दलील है, जेडीएस का अपना दलील है, लेकिन यह चुनाव परिणाम होने के बाद जो चीजें सामने आएगी, उससे एक लगता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में ये तमाम पार्टियां शामिल है। और इसके बाद जो है जो इसका असर केंद्रीय राजनीति पर, आने वाली राजनीति पर, आने वाले चुनाव पर क्या असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। जो लेकिन केंद्र की राजनीति में इस वक्त चल रहा है, उसका असर राज्यों पर क्यों नहीं पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दत्ता जी, सवाल आपसे यही है, केंद्र में जो कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है केंद्र सरकार, लेकिन राज्यों में इसका असर नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि राज्यों में इसका असर नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या हैं और स्थानीय लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की क्या इमेज है, वो महत्वपूर्ण होता है। मुझे एक बात याद आती है कि हम लोग हमेशा मतलब कि कामयाबी का सीढ़ी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के हिसाब से देखते हैं। हिंदुस्तान के राजनीति में अफसोस से कहना पड़ता है, आज जितने सारे पार्टी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो, तीनों के बीच में कंपटीशन है कि अव्वल नंबर पे करप्शन पे कौन है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कर्नाटका के परिपक्ष में सब जानते हैं कि कुमारस्वामी का सरकार का इमेज क्या रहा, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। येदियुरप्पा की सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और कांग्रेस की केंद्रीय सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। पर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है, उस भ्रष्ट पार्टी को नकारा गया है। और कर्नाटक के परिपक्ष में जनता को लगा कि दोनों चीजों का भ्रष्टाचार का आकलन अगर करे तो स्थानीय लेवल पे जो भ्रष्टाचार था वो इतना ज्यादा मैग्नीफाइड था, उसकी मतलब कि क्वांटम रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा था, इसीलिए वो बहुमत के काफी करीब पहुंच चुकी है। महत्वपूर्ण होगा कि 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ या फिर यूपीए सरकार के फेवर में कर्नाटका की जनता मैंडेट देती है कि नहीं। अगर विरोध में देती है तो सीधा ये आकलन होगा कि स्टेट लेवल पे जब मौका मिला तो बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को ध्वस्त किए, केंद्रीय लेवल पे जब कर्नाटक के जनता को मौका मिला तो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर थे कि उसको भी फिर जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को उसका फायदा मिला है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।